शत्रु नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है के.वी. शरतचंद्रन के मलयालम नाटक का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक शत्रु। लगता है काफी देर हो गई। यस सिस्टर। क्या सिस्टर, मैंने कहा था कि शाम 6 बजे के बाद किसी को टोकन मत देना। अच्छा ठीक है, भेज दो पेशेंट को। हाँ आओ, बैठो। बताओ बताओ मुझे, क्या तकलीफ है तुम्हें? डॉक्टर, काफी वक्त बीत चुका है, मेरी आंखों में नींद नहीं आई। नींद नहीं आई? जी हाँ डॉक्टर। कब से है ये तकलीफ? करीब 6 महीने से। 6 महीने से? और तुम आज आ रहे हो, तुमने किसी को दिखाया नहीं? दिखाया था डॉक्टर, ये रही रिपोर्ट के पेपर। लांस नायक हरे कृष्ण जी सैनिक अस्पताल। अच्छा, तो तुम डॉक्टर अजय शर्मा के पेशेंट थे? जी हाँ। तुम अब भी आर्मी में हो? नहीं डॉक्टर, 3 महीने पहले सेवा मुक्त हुआ हूँ। ये जो दवाइयाँ तुमने ली हैं, इन दवाइयों से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा? बिल्कुल नहीं डॉक्टर। टेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से तो तुम बिल्कुल ठीक हो, और फिर भी तुम्हें नींद नहीं आ रही। इसका मतलब तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। ऐसा ज़रूर है। अच्छा, एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ तुमसे। जी पूछिए। आर्मी में रहते हुए क्या तुमने किसी व्यक्ति की हत्या की? मेरा मतलब किसी दुश्मन की? हाँ, कई बार। लेकिन क्या? जिन लोगों को मैंने मारा वो बोलो, रुक क्यों गए? वो हमारे दुश्मन थे, ये मुझे नहीं मालूम। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम्हारे अपने ही जवाब में छिपी है। अच्छा, आगे कहो। डॉक्टर, मैं उन चंद लोगों में से एक हूँ जिसकी जिंदगी के कपड़े खून और कीचड़ से ही सने हैं। जहां भी मैं गया हूं, मेरा वास्ता युद्ध, आतंकी कार्रवाइयों से ही पड़ा है। मेरी राइफल से निकलने वाली गोलियां दुश्मनों के सर पर लगती या उनकी छाती को फाड़ डालती। खून के कतरे चारों ओर बिखरते देखे हैं मैंने, हर तरफ। इसका मतलब काफी खून बहाया है तुमने। हाँ, लेकिन उन दिनों खून की गंध मुझे पागल बना देती थी। रात के वक्त मेरी वर्दी से भी ऐसी गंध आती जिसे सूंघकर मैं झूम उठता। लेकिन अब जब से मेरी नींद गायब हुई है, मुझे ऐसी ही गंध हर तरफ मिलती है। यहाँ तक कि मैं अभी भी उसे महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम अतीत से उबर नहीं पा रहे हो। तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बात है जिसे तुमने अभी तक किसी से नहीं कहा, किसी से शेयर नहीं किया। Am I right? आप ठीक कहते हैं डॉक्टर। एक ऐसी घटना है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। That's it. कहो क्या घटना है? अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए डॉक्टर। वो एक रात थी, एक डरावनी रात। हमें खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली कि कुछ आतंकवादी जंगल में आराम फरमा रहे हैं। आधी रात का वक्त था। हमारी योजना थी कि इन आतंकवादियों पर चारों ओर से अचानक हमला बोला जाए। अचानक हमारी सर्च लाइटों के सामने कुछ लोग दिखाई दिए जो पेड़ की ओट में छिपने की कोशिश कर रहे थे। हमने गोलियां चलाई, जवाब में उन्होंने भी गोलियां चलाई। ये लोग आतंकवादी ही थे। हम लोग उनके पीछे भागे। जंगल घना था। मैं जिस रास्ते से आगे जा रहा था वो आगे जाकर बंद हो गया। मैं दिशा भटक गया। मेरे सभी साथी मुझसे दूर थे। मैंने उन्हें पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। फिर लगातार इधर उधर भटकने से मैं काफी थक गया था। ठंड भी बहुत थी। तभी अचानक मुझे किसी के कांपने की आवाज सुनाई दी।
वो वो इस तरह हाँफ रहा था जैसे कोई जंगली जानवर शिकारी के चंगुल से बचकर निकला हो। ए, कौन हो तुम? यहां हो, तुम्हारी पहचान करनी है। अपने हाथ ऊपर उठाओ। तुमने सुना नहीं? हाथ उठाओ। मेरे पास कोई हथियार नहीं है। अपना बैग नीचे रखो। मैं सच कह रहा हूं, इसमें सचमुच कोई हथियार नहीं है। मैंने कहा अपना बैग नीचे रखो। बगल में खड़े हो जाओ, जल्दी। ठीक है, मैं खड़ा हो जाता हूं। हाँ, अब बोलो, कौन हो तुम? तुमने सुना नहीं मैंने क्या पूछा? अभी कुछ समय पहले हम एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। मैं अपना रास्ता भटक गया। जब मैं भाग रहा था, मेरे हथियार भी कहीं गिर गए। लेकिन मुझे मारने के पहले एक दरख्वास्त है। बोलो। मुझे पानी पिला दो। बड़ी प्यास लगी है। अपने दुश्मन की प्यास बुझाने के लिए मुझे यहाँ नहीं भेजा गया है। जानता हूं, लेकिन आत्मसमर्पण करने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। क्या एक जंग के कैदी के साथ तुम्हारा यही इंसाफ है? तुम इसे जंग कहते हो? रात के अंधेरे में छिपकर मासूम लोगों की जान लेना और ये नजर में जंग है? हाँ, तुम लोगों ने उन लोगों की जान ली है जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि वो क्यों मारे जा रहे हैं, और हमसे इंसाफ की उम्मीद करते हो। तुम बताओ, इंसाफ कहां है? चुप रहो। अगर तुमने आगे जोर से बोलने की कोशिश की तो अभी गोली मार दूंगा। तब देर किस बात की? चलाओ गोली। बंदूक की ये नोक तुम्हारे माथे को छू रही है। मेरी उंगली ट्रिगर पर है। इसे दबाते ही गोली तुम्हारे माथे को छेद करती हुई निकल जाएगी और धड़ाम से गिर पड़ोगे। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें इंतजार किस बात का है। मुझे मारते क्यों नहीं? इसके पीछे मेरे अपने कारण हैं। तुमने मुझे अब तक वो नहीं दिया जो मैंने तुमसे मांगा था। थोड़ा पानी। हाँ, दूंगा। पर ये मत समझना कि तुम पर रहम खा रहा हूं। मरने के पहले हर आदमी की अंतिम मुराद पूरी की जाती है। ये लो पानी। दो। शुक्रिया। पूरी जिंदगी में मुझे ऐसी प्यास कभी नहीं लगी थी। तुम्हें क्या लगता है अभी क्या बचा होगा? है? निश्चित रूप से आधी रात बीत चुकी है। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो क्या मैं इस चट्टान पर सो सकता हूँ? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये भी मेरी एक आखिरी मुराद है। देखो, इनकार मत करना। अगर तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ। अपने दुश्मनों के लिए इतनी रियायत काफी कम लोग करते हैं। हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। देखो, आसमान को देखो। हल्की सर्द रात में ये चांदनी और बिखरे हुए तारे। खैर, जो भी हो, गुड नाइट। मुझे गुड नाइट कहकर वो गहरी नींद में सो गया। मैं वहीं बैठा उसकी पहरेदारी करने लगा। सच कहता हूँ डॉक्टर, उसके साथ बिताए गए वो लम्हे मुझे काफी राहत दे रहे थे। मैंने सोचा सुबह होने तक इसे जिंदा रखता हूँ। कई बार मुझे झपकियां भी आईं और शायद नींद भी। जब मैं उठा तो देखता हूँ मेरे सामने ही बैठा मुझे देख रहा है। नींद काफी बढ़िया थी। मुझे बस उबासी आ रही थी। उबासी नहीं, तुम खर्राटे ले रहे थे।
और कितनी ठंड है। सर्दी अभी और बढ़ेगी। तुम्हें क्या लगता है इस ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरने में कितना वक्त लग जाएगा? मेरे ख्याल से 2-3 घंटे। सच सच बताओ, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मौत से डर? हमने मौत के फरमान पर उसी दिन दस्तखत कर दिए थे जिस दिन हमने इस काम को हाथ लगाया। फिर मौत से कैसा डर? एक बात पूछूं? क्या? तुमने ये रास्ता क्यों चुना? अन्याय, हर जगह अन्याय। जब मैं 14-15 बरस का था, मेरे सामने एक बेकसूर इंसान की हत्या कर दी गई। उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। कुछ और ऐसे हादसे हुए जिनकी वजह से मैं घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। मेरा घर इसी घाटी में है। तो तुम इसी घाटी के हो? हाँ। तब कैसे? इन लोगों के साथ? घर छोड़ने के बाद ही मैं इन लोगों के साथ हो गया। तुम्हारा नाम? अब कोई एक नाम हो तो बताऊं? फिर भी। उस्ताद। मेरे साथी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। तुम्हारे घर में अभी कौन कौन है? मेरी अम्मा। अब्बा का एक हादसे में इंतकाल हो गया। और कोई? कोई नहीं। वैसे सर्दी बढ़ती जा रही है ना? हाँ। तुम्हें नहीं लगता जो तुम कर रहे हो वो गलत है? कम से कम अपने घर के बारे में सोचते हुए कभी बदलने का नहीं सोचा? हम जैसे लोगों का बदलना नामुमकिन है। जरा सोचो, जब तुम इस रास्ते पर चले थे तब क्या तुमने अपने आप को बदला नहीं था? अभी तुम काफी जवान हो, रास्ता बदल सकते हो। चलो, कम से कम तुम्हारी हमदर्दी तो मेरे साथ है। बिल्कुल नहीं। तो तुम भागना चाहते हो? जब मौत साए की तरह हमारा पीछा कर रही हो तो उससे कोई कैसे भाग सकता है? क्या तुम मुझे मौत से? एक शर्त पर। तुम्हें आत्मसमर्पण करना होगा। मौत की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी, ये गारंटी मैं देता हूं। क्या तुम इन भाड़े के हत्यारों से खुद को बचाना नहीं चाहोगे? सुनो, अजान की आवाज। अब सुबह होने में अब ज्यादा वक्त नहीं। अब सर्दी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या तुम भी घाटी के ही हो? हाँ, हमारा मुख्यालय घाटी में ही है। घाटी जल्द ही रंग बिरंगे फूलों से भर जाएगी। इस मौसम में घास भी खूब लंबी हो जाती है ना? हाँ, फूलों से भरी घाटी कितनी खूबसूरत लगती है। हाँ, और इसी खूबसूरती के बीच में बड़ा हुआ हूँ। जब मैं कॉलेज में था तब ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखकर नज़्म लिखता था। ज़्यादातर कुदरत की खूबसूरती से ताल्लुक़ रखती थी, कुछ मोहब्बत से जुड़ी। शीत जाएगा गुजर, पिघलेगी बर्फ जरूर, फिर आएगा बसंत एक बार। अभी भी तुम्हारे जैसे क्रूर व्यक्ति के पास खूबसूरती और मोहब्बत के जज्बात हैं, जिसे शायद तुम लोग काफी पीछे छोड़ चुके हो। सही कह रहा हूं ना? देखो, उजाला होने लगा है। लगता है तुम्हारा इलाका सामने ही है, तुम्हारे जीवन का सबसे अहम इलाका। देखो, ये घाटी तुम्हारे लिए भी काफी अहम है। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे अल्फाज ये बताते हैं कि तुम्हें इस घाटी से मोहब्बत है। नहीं। जब मैं सो रहा था तुम्हारे पास भागने का अच्छा मौका था, यहां तक कि तुम मुझे मार भी सकते थे। तुमने जानबूझकर ये मौके गवा दिए। इसका मतलब तुम बदल सकते हो, तुम बदल रहे हो। मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ, ये सच है। मैंने काफी प्रतिशोध ले लिया है।
बहुत खून बहाया है मैंने, बंदूकों के साए में जिंदगी के लम्हों को जिया है, लेकिन इस बार मैंने ये सरहद मासूमों की जान लेने के लिए नहीं पार की। फिर मैं अम्मा की एक झलक पाना चाहता था, चुपके से, सिर्फ एक बार। तुम्हें पता है मुझे घर छोड़े कितना वक्त बीत चुका है? मुझे खुद नहीं पता। देखो सुबह ये घाटी कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम्हारा इलाका, तुम्हारा मुल्क। नहीं, ये हमारा मुल्क है, हमारी घाटी है, जहां हम दोनों जा सकते हैं। देखो, तुम खुद सुपुर्दगी कर दो। मेरे मेजर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे बात करूंगा। लांस नायक हरि कृष्ण रिपोर्टिंग सर। हाँ कहो, तुम्हारे साथ ये कौन है? ये आत्मसमर्पण है सर, एक साधारण आतंकवादी का। आत्मसमर्पण? क्या इसमें इतना साहस है? ये इसी घाटी का है सर, रास्ता भटक गया था और अपने किए के लिए क्षमा चाहता है। क्षमा? इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या सर? पिछली रात के ऑपरेशन में हमने 6 सैनिकों को खो दिया और उनके एक भी आदमी को हम नहीं पकड़ पाए। ओह। जो भी हो, तुमने अच्छा किया जो इसे पकड़ लाए। 6 जाने गई हैं, हम एक की लेंगे। इसे बाहर ले जाकर मार दो, इससे जो भी जानकारी मिले ले लो, फिर खत्म कर दो इसे। सर, ये तुम्हारा है, रात की नींद उड़ाकर तुमने इसकी कीमत चुकाई है। तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। हमें अपनी फौज का नैतिक बल ऊंचा रखना है। सर मैंने इससे वादा किया है कि अगर ये समर्पण करता है तो इसकी जान बख्श दी जाएगी। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें इसका पालन करना होगा। सर प्लीज। नहीं, ये मेरा ऑर्डर है। यस सर। मैंने कहा था तुम्हें। भाई मैं वादा निभा नहीं पाया। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं। तुमने अपना काम कर दिया है। मैंने? वो कैसे? तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? जितना जरूरी था तुमने उससे ज्यादा मुझे दिया है। बिना संकोच के तुम अपना काम करो। मैं सिर्फ खुदा को याद करना चाहता हूं। चुपचाप। इतना वक्त क्यों लग रहा है? जल्दी करो। यस सर। दूसरे दिन सभी अखबारों ने इस खबर को अपनी बड़ी खबर बनाया। उस्ताद, एक खतरनाक आतंकवादी, सीमा पर मारा गया। बिना भावुक हुए इस खबर को मैंने पढ़ा, लेकिन उस दिन से आज तक एक भी रात में सो नहीं पाया। मेरी नींद पता नहीं कहां उड़ गई। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता, उसका चेहरा सामने आ जाता। एक ऐसा चेहरा जिसे मैंने अपने सामने गिरते और तड़पते देखा था। बताओ डॉक्टर, क्या मेरी जिंदगी शापित नहीं हो गई है? बोलो डॉक्टर। हाँ? तुम्हारी कहानी सुनते सुनते इतना वक्त बीत गया। क्या तुम गाड़ी से आए हो? नहीं। यहाँ ठहरे कहाँ हो? यहीं स्टेडियम के पास। बस मिल जाएगी ना? देर तो नहीं हो गई? शायद मिल जाए। वैसे भी इस रूट पर बस कम ही चलती है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। आओ। लगता है कुछ ज्यादा ही देर हो गई। बैठो बैठो गाड़ी में। अभी से बाहर कितना शांत लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हो। इस वक्त कोई भयानक वारदात हो जाए तो पूरा शहर सांस रोक कर खड़ा हो जाएगा। यहाँ कई जवान लड़के इसलिए घर छोड़ देते हैं ताकि वो अपना ख्वाब पूरा कर सकें। ख्वाब
एक ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए पागलों की तरह ये लगे रहते हैं। ये शहर, यहाँ के नौजवान अपनी मिट्टी छोड़ चुके हैं, और कुछ तो सरहद पार चले गए हैं। ये शहर बिना नौजवानों के ऐसे लगता है जैसे इसकी आत्मा कहीं खो गई है। सुनो, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है। मुझे? कैसा काम डॉक्टर? बहुत से जवान लड़के एक पागल ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए घर छोड़ चुके हैं, ये बताया मैंने तुम्हें। हाँ डॉक्टर। उनमें एक मेरा छोटा भाई भी था। ओह। तुमने जिस नौजवान की कहानी सुनाई, उसके काफ़ी वाकई मेरे भाई की कहानी से मिलते हैं। अच्छा। मेरे पास उसकी एक तस्वीर है। एक मिनट। हाँ, ये, इसे गौर से देखो। क्या ये वही लड़का है? मुझे लगता है वो कोई और होगा। बस दिल की तसल्ली के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ। देखो इसे। डॉक्टर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये वो नहीं हो सकता। इसने 2 बरस पहले घर छोड़ा था, बल्कि मैंने ही इसे घर से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी संगत जिहादियों से हो गई थी। मैं सोचता था कि एक दिन ये ज़रूर वापस लौट आएगा, जब इसे अपनी गलती का एहसास होगा। कम से कम एक बार वो अपनी अम्मा को देखने ज़रूर आएगा। पर वो नहीं आया, कभी नहीं आया। अच्छा। अब तुम बताओ, इस फोटो में जो लड़का है, क्या ये वही है जिसे तुमने? नहीं। गौर से देखो। मैं कार को किनारे पर खड़ा करता हूँ। एक मिनट। अब देखो, ये फोटो 3-4 बरस पहले खींची गई थी। ज्यादा बदलाव नहीं आया होगा। इसके माथे पर घाव का निशान देखो, देख रहे हो? बताओ, क्या ये वही लड़का है? वही लड़का जिसे तुमने? मुझे जरा और से देखने दीजिए। देखो, वही है क्या ये? नहीं। आज सचमुच बड़े इत्तेफाक का दिन है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मैं आपका मतलब नहीं समझा। बड़ा अजीब दिन है आज मैंने अपने भाई के हत्यारे से मुलाकात की, और तुमने जिस लड़के को मारा था उसके बड़े भाई से तुम्हारी मुलाकात हुई। है ना अजीब इत्तेफाक? अब बताओ, वही लड़का है ना ये? मैं तुम्हारे चेहरे को बड़ी देर से पढ़ रहा हूं। बताओ, वही लड़का है ना ये? नीचे उतरो। तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? कार से नीचे उतरो। डॉक्टर, वहां झील के किनारे पर पहुंचो। क्या सोच रहे हो डॉक्टर? कुछ नहीं, जल्दी जाओ। मैं जानता हूं आपके भीतर बदले की भावना पनप रही है। आप मुझसे नाराज हैं, आप क्रोध में हैं। हाँ, मैं हूं। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो बेशक मारिए, अपनी भड़ास निकालिए डॉक्टर, मुझे मारिए आप। हाँ, तुम इसी लायक हो। आज भी काली अंधेरी रात है और तुम्हारे पास भी हथियार नहीं है। मेरे पास पिस्टल है जो अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अपने साथ रखता हूं। मैं तुम्हें ठीक उसी तरह गोली मार सकता हूं जिस तरह तुमने मेरे भाई को मारी थी। मेरी इच्छा तो यह हो रही है कि तुम्हें इसी वक्त कार से कुचल डालूं या इस झील में फेंक दूं। आप जैसा चाहें डॉक्टर, मैंने आपके आगे समर्पण कर दिया है। मैं तुम्हें कितनी भी क्रूरता से क्यों ना मारूं, पर उसके बाद मेरी हालत भी तुम्हारी तरह हो जाएगी। शायद मैं भी जी ना पाऊं, लेकिन तुमने मेरे इकलौते भाई को मारा है, तुम्हें जरूर मरना चाहिए। हाँ डॉक्टर, मैं उन लोगों में हूं जिन्हें जिंदगी से अब कोई उम्मीद नहीं बची है, इसलिए आपको अवश्य मुझे मारना चाहिए। अगर आपको फिर भी संतोष ना हो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालिएगा। नहीं,
अब मैं कुछ नहीं चाहता। आखिर इससे मुझे क्या मिलेगा? घृणा, बदले की आग। ये आग ऐसे नहीं बुझती, कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं बुझती। तुमने इतने लोगों की हत्या की, क्या मिला? मेरा भाई जो भाड़े का हत्यारा था, उसे क्या मिला? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर, आप अपने आप पर दुखी ना हो। दोस्त, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ जरूर डॉक्टर। तुमने उसके साथ पूरी रात बिताई थी। तुम लोगों के बीच ढेर सारी बातें भी हुई होंगी। तुम्हें याद है कभी कभी उसने अपने बड़े भाई का जिक्र किया हो? उसने हाँ, अपनी अम्मा के बारे में तो जरूर कुछ कहा था, लेकिन तुम याद करने की कोशिश करो। उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, एक बार भी नहीं, कुछ भी। जैसे जैसे क्रूर भाई जिसने अपने छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया, या कुछ और? नहीं डॉक्टर। इसका मतलब मरते समय भी वो अपने बड़े भाई को भूला नहीं, याद रखा उसने। चलो ठीक है, ठीक है दोस्त। अब काफी देर हो गई, चलो चलते हैं। आओ, मैं तुम्हें वहीं उतार देता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है। चलो। शत्रु नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप के.वी. शरत चंद्रन के मलयालम नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद संजीत जायसवाल ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुति सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा और सुधीर राजौरिया का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे राजेश आहूजा, अनुराग अरोड़ा, राकेश कुमार शर्मा और किशोर सहजानी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।